Hello dear student, this is the next video of the third chapter history, the Delhi Sultans. In last video we discussed about the administration and the consolidation of Delhi under the reign of Khaljis and Tughlaqs. लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था और किस तरीके से उसे कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया। गैरिसन टाउन के आसपास का जो एरिया था हिंटरलैंड, उसे भी दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड किया गया और स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया दिल्ली को, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उनमें विभिन्नताएं देखेंगे। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस in 1299, 1300 and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दो बार अटैक किया गया। मंगोल्स ने अटैक किया था 1299 में और 1300 में, और दूसरा अटैक हुआ था 1302 to 1303 में, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी आर्मी इस्टेब्लिश की थी। और वहीं हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सिनिया। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग जब वो राजा बना था, सुल्तान बना था, तो उस टाइम पर मंगोल्स ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था दिल्ली में, और इस टाइम पर मंगोल्स हार गए थे। तो इसीलिए मोहम्मद तुगलक कॉन्फिडेंट हो गया कि नेक्स्ट टाइम उसने प्लान बनाया कि वो डायरेक्ट ट्रांसऑक्सिनिया में अटैक करेगा, और इसीलिए उसने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए एक गैरिसन टाउन बनाया था जिसका नाम सिरी था। मोहम्मद तुगलक ने रेदर दैन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi, Delhi-e-Kohana, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in south. तो मोहम्मद तुगलक ने वहीं दूसरी ओर गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं किया था कोई अलग से, बल्कि उसने जो ओल्ड सिटी थी दिल्ली की, Delhi-e-Kohana, उसी को खाली कराकर वहाँ के जितने भी रेजिडेंट थे, वहाँ पर जितने भी ड्वेलर्स थे, निवासी थे, उनको वहाँ से हटा दिया और वहाँ पर अपने जो सोल्जर्स थे उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया। और जो रेजिडेंट्स थे, जो ड्वेलर्स थे Delhi-e-Kohana के, उन्हें जो उसने न्यू सिटी बनाई थी दौलताबाद कैपिटल सिटी, वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। द सोल्जर्स हैड टू फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीसेंट शेयर। अब जब इतनी बड़ी आर्मी रेज की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसके लिए उसे फेड भी करना था, उसे उन लोगों को किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे, सोल्जर्स किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, उन्हें सैलरी किस रूप में दी जाएगी, इसके बारे में भी सोचना था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी गंगा और यमुना से टैक्स लिया जाता था, और ये टैक्स जो पीसेंट्स होते थे उनका जितना भी प्रोड्यूस होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था, उसका 50% एज अ टैक्स राजा को देना पड़ता था, और यही टैक्स सोल्जर्स को पे करने में किया जाता था। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड। अब हम तुगलक की बात करें, मोहम्मद तुगलक की, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट to meet the expenses of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसने भी टैक्स कलेक्ट किया था, बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, लेकिन इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके सारे
एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे थे और उसे किस तरीके से अच्छे से मेंटेन किया जा सके, इसके लिए उसने कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लेविट किए थे। लेविट मतलब लागू करना, इम्पोज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टैक्सेस थे उस वक्त लागू किए गए जब उस एरिया में फेमाइन हो गया था। फेमाइन मतलब होता है सूखा पड़ना। जब किसी जगह में कल्टीवेशन सही से नहीं होता और पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पर जो नेचुरल कैलेमिटी आती है, जो प्राकृतिक आपदा आती है, उसे फेमाइन कहते हैं। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers' salary in cash rather than इक्तास। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सोल्जर्स को इक्ता देने के बजाय उन्हें कैश में सैलरी देता था। द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली। और जब सोल्जर्स को पे किया जाता था, उन्हें कैश में सैलरी दी जाती थी, तो मर्चेंट से दिल्ली से सामान खरीदते थे। ऐसा इसलिए था एंड इट वॉज दस फेयर दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस। ऐसा इसलिए किया था उसने ताकि जब सोल्जर्स किसी मर्चेंट से कोई सामान खरीदे तो मर्चेंट जो सुल्तान है उसके बताए हुए जो फिक्स प्राइस है उसी में ही बेच रहा है या नहीं, इसका भी पता लग जाता था, ताकि मर्चेंट अपनी मनमानी से पैसे ना ले लोगों से। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। और इसीलिए दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से ही हर एक सामान का जो प्राइस था उसे फिक्स कर रखा था। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। और इसीलिए ऑफिसर्स रखे गए थे ताकि वो केयरफुली सर्वे करें टाइम पर कि मर्चेंट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर किस चीज़ का क्या दाम होना चाहिए। और मर्चेंट्स अपना काम सही से करें, वो प्रेस्क्राइब्ड दाम में ही अपना सामान को बेचें, इसके लिए भी ऑफिसर्स रखे गए थे। और अगर ऐसा नहीं करते थे मर्चेंट्स तो इसके लिए उन्हें पनिश किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स। ये भी अपने सोल्जर्स को पे करता था कैश सैलरी ही पे करता था। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। लेकिन उसने प्राइजेस को कंट्रोल नहीं किया था, उसको डिस्क्राइब नहीं किया था, प्रेस्क्राइब नहीं किया था मर्चेंट्स के लिए, बल्कि इसने एक नया सिस्टम शुरू किया था दैट वाज कॉल्ड टोकन करेंसी। इसने टोकन करेंसी की शुरुआत की थी। और ये टोकन करेंसी एक तरीके का जो प्रेजेंट डे में हम पेपर करेंसी यूज़ करते हैं उस तरीके का था, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल। ये चीप मेटल से बना होता था, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। लेकिन उस टाइम पर लोग इन कॉइन्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे और उन्होंने स्मार्टली एक आइडिया निकाला और उसे किया। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल टैक्सेस टू द स्टेट विद हिज टोकन करेंसी। अब वो क्या करते थे, जो गोल्ड और सिल्वर की जो पहले कॉइन्स यूज़ किए जाते थे मार्केट में या पे किए जाते थे एज अ टैक्स, उन्हें अपने ही पास इकट्ठा करने लग गए। और टैक्स किस रूप में पे करते थे, टोकन करेंसी में पे करते थे। इसीलिए राजा के पास कॉन्टीन्यूसली टोकन करेंसी जिसकी वैल्यू कम होती थी वो इकट्ठा होने लग गई, और लोगों के घरों में जो पहले गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स होते थे जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी वो इकट्ठा होने लग गए। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली। और ये जो टोकन करेंसी थी इसे ईजीली जाली जो पैसे बनाए जाते हैं वो भी बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइजेज एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जो अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो सक्सेसफुल निकले, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो उसके टाइम पर जो क्रॉनिकल्स थे, जो ऐसे अकाउंट्स थे जिनमें उसके बारे में बहुत प्रशंसा की गई है उसके टाइम की। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो सक्सेस रहे। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशंस। और साथ ही साथ ये मंगोल इन्वेशंस का जो डर था, उनके जो
मंगोल इन्वेशंस का जो डर था उसका भी ईजीली सामना किया। मोहम्मद तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसऑक्सिनिया। जब कश्मीर में उसने युद्ध किया उस वक्त वो डिफीट हो गया और उसका जो आइडिया था कि वो ट्रांसऑक्सिनिया में डायरेक्ट इन्वेड करेगा, आक्रमण करेगा और वहाँ के मंगोल्स को हरा देगा, उस आइडिया को भी उसने स्टॉप कर दिया। एंड डिस्पेंड इज लार्ज आर्मी, और जो उसकी बहुत बड़ी उसने लार्ज आर्मी स्टैंड की थी उसे भी कम कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल ऑफ दौलताबाद वाज रिसेंटेड। और इस तरीके से जो उसके दूसरे मेजर्स थे, जैसे कि दौलताबाद को एज अ कैपिटल बनाना और वहाँ पर सारे जितने भी लोग थे जो दिल्ली में थे उन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर देना, इस वजह से उसकी जो जनता थी वो रिसेंटेड मतलब होता है गेट एंग्री, वो गुस्सा हो गई। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड द वाइड स्प्रेड रेबेलियन। और जब गंगा यमुना के आसपास के जो किसान थे उस पर उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया तो वहाँ के किसानों ने भी रेबेलियन मतलब विद्रोह शुरू कर दिया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और एट द एंड टोकन करेंसी को भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से जितने भी मेजर्स इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इसने इम्पोज किए थे वो सभी फेल रहे। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. मोहम्मद तुगलक और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी के टाइम पर मंगोल्स के जो आक्रमण थे उसका सामना किया फर्स्ट टाइम। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। जहाँ पर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स के अगेंस्ट एक डिफेंसिव आर्मी स्टैंड की थी, मतलब अपने बचाव के लिए एक आर्मी स्टैंड की थी, वहीं मोहम्मद तुगलक ने अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि एक इतनी लार्ज आर्मी जो स्टैंड की थी वो सीधा मंगोल्स पर अटैक करने के लिए की थी। मोहम्मद तुगलक का जो आइडिया था वो ये था कि वो डायरेक्ट जो मंगोल्स टेरिटरी है ट्रांसऑक्सिनिया वहाँ पर अटैक करेगा। The Sultanate in the 15th and the 16th century. Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodhis dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. 1526 तक 15 और 16 सेंचुरी की बात है जब तुगलक्स के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी आई और इन्होंने 1526 तक दिल्ली में राज किया। बट देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capital. लेकिन उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान ये जितने भी एरिया थे, स्पेशली साउथ इंडिया का जो एरिया था वो सभी दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। इंडिपेंडेंटली वो अपने एरिया, अपनी टेरिटरी में रूल कर रहे थे। This was also the period which saw the emergence of new ruling group like the Afghans and the Rajput. ये वही टाइम है जब अफगान्स न्यू रूलिंग ग्रुप आए, इमर्ज हुए, एग्जिस्ट हुए, अफगान्स और राजपूत। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस टाइम पर जो स्टेट इस्टेब्लिश्ड हुए वो छोटे ज़रूर थे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और साथ ही साथ बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करते थे। उनमें से एक थे शेर शाह सूरी, जिन्हें शेर शाह सूर भी कहा जाता है, एंड हु रूल्ड 1540 to 1545। स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार। अब इनके एक अंकल थे बिहार में जिनकी स्मॉल टेरिटरी में इन्होंने एज अ मैनेजर काम किया था एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। और एट द एंड, इवेंचुअली मतलब होता है एट द एंड, अंत में उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया और उसे 2 बार हराया, 1530 to 1540 और दूसरी बार 1555 to 1556। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। और जो
मुग़ल एम्परर थे हुमायूं, उसे हराने के बाद उसने दिल्ली में एज अ एम्परर राज किया, शेरशाह सूरी ने। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 years 1540 to 1555, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. और इतने छोटे टाइम पीरियड में भी शेरशाह सूरी ने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था, और उसके कुछ जो एलिमेंट्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ पॉइंट्स थे या कुछ पार्ट्स थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन था उससे लिए गए थे। शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर। और शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसे अकबर ने भी बोरो किया था। अकबर ने भी उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपने टाइम पर लागू किया था जब उसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। So chapter has finished. I will give you some questions and you have to note down in your notebook.